सोनल, क्या भारत का ऑपरेशन सिंदूर जस्टिफाइड था? अरे कैसी बात कर रही है यार। सीधा हाँ या ना बोलूंगी तो शायद आपको लगे कि ये लड़की बिना नॉलेज के बकवास किए जा रही है, इसलिए हाँ या ना आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। फिलहाल मिस इन्फॉर्मेशन से भरे सोशल मीडिया और गोदी मीडिया के दौर में आपके लिए फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी है। लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इस बार लव लेटर्स नहीं लिखे गए। पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया गया। गुनाह वो करे और जवाब भारत सरकार दे रही है। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में। चाहे आप पीएम मोदी के सपोर्टर हो या क्रिटिक, लेकिन इस बार आपको ये बात माननी पड़ेगी कि बीजेपी ने पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी है। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। इंडिया और पाकिस्तान के कैरेक्टर में एक खाई जितना फर्क है। तभी तो आज जहां पाकिस्तान हार कर भी अपनी जीत की खुशी मना रहा है, इंशाल्लाह हम जीत चुके हैं। पाकिस्तान इंडिया का मुंह तोड़ जवाब दिया सुबह 4 बजे। वहीं इंडिया जीतकर भी अपने रिटेलिएशन या प्योरली एक्ट ऑफ डिफेंस को भी एनालाइज कर रहा है कि वो जस्टिफाइड था या नहीं। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है। तो बात ऐसी है कि भारत में आतंकवाद की कहानी 1947 की आजादी की उस रात से शुरू होती है जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। इसके बाद कश्मीर को पाना इंडिया पाकिस्तान का इकलौता गोल बन गया। फिर 1980 में पंजाब के खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने टेररिज्म को आगे बढ़ाया। 1984 में पीएम इंदिरा गांधी की हत्या की गई और 1987 में लालरू बस मैसेकर ने देश को हिला दिया। फिर नक्सलवादियों ने भी आजादी की जंग शुरू की। 1993 में दाऊद इब्राहिम की प्लानिंग से मुंबई को 12 बॉम्ब से हिला दिया गया। फिर साल 2000 में कश्मीर में अमरनाथ यात्रा हत्याकांड हुआ और दोनों बाजू से गोलीबार हुआ। ये बस श्रीनगर से आ रही थी। 2001 में पार्लियामेंट अटैक, 2005 में दिल्ली ब्लास्ट, 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट और 2008 में अहमदाबाद बॉम्ब्स ने आतंकवाद को अच्छे से परोसा। इसी साल हुए 26/11 के मुंबई हमलों ने सबको शॉक कर दिया। 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट ने ताज होटल सीएसटी स्टेशन को 3 दिनों तक हॉस्टेज बनाया, जिसमें 166 लोग मारे गए। इसी तरह पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद आगे बढ़ता रहा। साल 2016 में उरी अटैक हुआ। A group of heavily armed terrorists, they opened fire on an administrative base located at Uri in Kashmir. 2019 में फिर पुलवामा अटैक हुआ और अब बारी आती है साल 2025 की, जहां 5 आतंकवादी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 24 हिंदू टूरिस्ट, एक क्रिश्चियन और एक नेपाली टूरिस्ट का धर्म पूछकर उन्हें जान से मार देते हैं। इस इंसिडेंट ने इंडियंस को बदले की भावना से भर दिया। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। करतूत फिर से पाकिस्तान की थी, इसलिए इस बार भारत सरकार ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने का फैसला लिया जो आज तक किसी ने नहीं सिखाया था। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू हुआ भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें आधी रात को केवल 25 मिनटों में पीओके और पाकिस्तान की 9 टेरर साइट्स को उड़ा दिया गया। जब मैं वीडियो शूट कर रही हूं तब इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर इफेक्टिव है और चीजें अभी कंट्रोल में हैं। मैं ये मानकर चल रही हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स आप सभी को पता होंगी, क्योंकि इंटरनेट पर ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग बहुत सारा कंटेंट अपलोड हो चुका है। बस आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर जम्मू और कश्मीर में हुए पहलगाम अटैक का रिटेलिएशन था। अब जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने पूछा था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर जस्टिफाइड था, शायद आपको इसका जवाब पहले से पता हो, मगर फैक्ट्स के साथ बातों का वजन बढ़ जाता है। इसलिए सवाल का जवाब देने के लिए मैं 5 और सवालों का इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहला सवाल है, हाउ कैन वी प्रूव दैट पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट नेशन? मतलब हम कैसे साबित कर सकते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है? इंडिया ने दुनिया के सामने सॉलिड एविडेंसेस रखे हैं कि पाकिस्तान इंडिया में डायरेक्टली टेररिज्म को स्पॉन्सर, शेल्टर और सपोर्ट करता है।
मई 2025 में इंडिया के हाई कमिश्नर विक्रम डोराइस्वामी ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने एक फोटो दिखाई जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि सीनियर पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स एक यूएस सैंक्शन टेररिस्ट मसूद अजहर के भाई हाफिज अब्दुल रऊफ के साथ उन टेररिस्ट के फ्यूनरल में खड़े हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने मार गिराए थे। इसके अलावा 19 साल के पाकिस्तानी टेररिस्ट अली बाबर ने 2021 में कन्फेस किया था कि उसको पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने ट्रेन करके इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए इंडिया भेजा था। इसी तरह मोहम्मद इरफान और खालिल उल रहमान जैसे लश्कर तैयबा के सुसाइड बॉम्बर्स ने भी कन्फेस किया कि उनको ये बोला गया था कि या तो इंडियंस को मारो या फिर खुद मर जाओ। अगला प्रूफ है फॉर्मर पाकिस्तानी PM इमरान खान, जिन्होंने काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस न्यूयॉर्क में ओपनली बोला था कि ISI ने अलकायदा को ट्रेन किया है। PM नवाज शरीफ ने भी 26/11 मुंबई अटैक्स में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का हिंट दिया था। एक्स आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ और कमर जावेद बाजवा ने तो खुद ये मान लिया था कि पाकिस्तान आर्मी और ISI ने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अलकायदा को ट्रेन, फंड और सपोर्ट किया है। साथ ही हर मेजर अटैक के बाद इंडियन एजेंसीज ने टेररिस्ट और उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स के बीच की कॉल्स और मैसेजेस इंटरसेप्ट किए हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सैटेलाइट इमेजेस, CCTV फुटेज और डिजिटल प्रूफ कलेक्ट करके एक डिटेल्ड डोजियर बनाकर यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड पावर्स के सामने रखा है। एक शॉकिंग बात यह है कि जो टेरर कैंप्स इंडिया ने रिसेंट स्ट्राइक्स में टारगेट किए वो मोस्टली पाकिस्तानी आर्मी के कैंटोनमेंट या मिलिट्री एरियाज के बिल्कुल पास या उन्हीं के अंदर थे। इसका सीधा सा मतलब है कि ये कैंप्स आर्मी की प्रोटेक्शन में ही चल रहे थे। पठानकोट एयरबेस अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन टीम को बेस विजिट करने के लिए भी बुलाया। सारे एविडेंसेस भी शेयर किए, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे साथ कॉर्पोरेट नहीं किया। यहाँ तक कि US, UN, FATF जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने पाकिस्तान बेस्ड इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस पर सैंक्शंस भी लगाए हुए हैं और उन्हें ग्रे लिस्ट में भी रखा है। लेकिन चाइना, टर्की जैसे देश पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली प्रोटेक्ट करते हैं और ब्लैकलिस्ट नहीं होने देते। साल 1999 में जो IC-814 प्लेन हाईजैक हुआ था, उसमें हाईजैकर्स की डिमांड थी कि टेररिस्ट मसूद अजहर को रिलीज किया जाए। इससे क्लियर है कि हाईजैक के पीछे मसूद अजहर का हाथ था। फिर 2001 में इंडियन पार्लियामेंट अटैक का मास्टरमाइंड मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ अजहर था। फिर 2008 मुंबई अटैक्स में अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, जिसने कोर्ट में कन्फेस किया कि उसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी। अब दूसरा सवाल ये है कि आज तक जिन दूसरे देशों पर टेररिस्ट अटैक हुए हैं, उसके बाद उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया है। आज जो अमेरिका हमें कॉमन सेंस यूज करना सिखा रहा है, उसने अपनी बारी में कितनी कॉमन सेंस यूज की थी। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुआ 9/11 अटैक तो आप सबको याद होगा, जिसमें अलकायदा के 19 मिलिटेंट्स ने 4 कमर्शियल एयरप्लेन्स हाईजैक करके अमेरिका के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में क्रैश करा दिए थे। इस अटैक में 2,977 लोग मारे गए थे, जिसने पूरे अमेरिका को हिला दिया था। इस अटैक के बाद US ने बहुत एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड किया। तालिबान रिजीम को हटाने और अलकायदा को डिस्ट्रॉय करने के लिए अफगानिस्तान पर अटैक लॉन्च किया। अमेरिका ने अपने मिलिट्री ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड चलाए। पाकिस्तान, यमन और सोमालिया जैसे देशों में टेररिस्ट लीडर्स को टारगेट करके मारा गया। इसके अलावा 2003 में US ने अपने एलाइज के साथ मिलकर इराक को ये बोलकर इन्वेड किया कि वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है। Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन की सरकार को हटा दिया गया। United States military forces captured Saddam Hussein. आपको बता दूं कि ये ऑपरेशन बिना UN मैंडेट के किया गया था। अमेरिका के बाद नंबर आता है इजराइल का। लेबनान से हजबुल्ला और गाजा से हमास इजराइल पर बार बार हमला करते रहे हैं, जिसमें सिविलियंस और सोल्जर्स दोनों टारगेट होते हैं। अब जरा देखते हैं कि इजराइल ने कौन सी कॉमन सेंस यूज की। 2006 में जब हिजबुल्ला ने 2 इजरायली सोल्जर्स को किडनैप किया और नदन इजराइल पर रॉकेट्स फायर किए, तब इजराइल ने फुल ऑन वॉर लॉन्च कर दी। इसके बाद 2023 में जब हमास ने इजराइल के लगभग 1200 लोगों को मार गिराया, तब हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने गाजा पर फुल पावर से एयर स्ट्राइक्स की, ग्राउंड अटैक्स किए और ब्लॉकेड शुरू कर दिया। इस रिटेलिएशन से गाजा में हजारों बेगुनाह लोग मारे गए हैं।
सोचने वाली बात यह है कि ये वही देश हैं जिन्होंने भारत को डी एस्केलेट करने को कहा और वो खुद बिना सिविलियंस की सोचे मरने कटने को तैयार है। अब बारी है फ्रांस की। जब 2013 में माली देश के नॉर्थ साइड पर अलकायदा ने कब्जा किया तो माली सरकार ने फ्रांस से मदद मांगी। फ्रांस ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया और जिहादी लीडर्स को मार गिराया। फ्रांस की एंट्री ने माली के लोगों को बचा लिया और पूरा गेम पलट दिया। अफसोस फ्रांस भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं कर पाया। इसके बाद जब फिलीपींस में अबू सैयफ और ISIL जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स किडनैपिंग और बॉम्बिंग कर रहे थे, तब फिलीपींस ने US के सपोर्ट से मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस किए। अब बताओ, क्या यहाँ भी रिटेलिएट करना गलत था? अब तीसरा सवाल है कि वॉर में रिटेलिएट करते वक्त भी इंडिया कौन से एथिक्स का ध्यान रखता है और कौन सी रेड लाइन क्रॉस नहीं करता। ये तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा। सिर्फ 9 टेरर कैंप्स को टारगेट किया गया, किसी भी मार्केट प्लेस, मस्जिद या सिविलियन लोकेशन को अटैक नहीं किया गया। उरी और बालाकोट स्ट्राइक सीधा उरी अटैक और पुलवामा टेररिस्ट अटैक के रिस्पांस में की गई थी। इन दोनों ऑपरेशंस को भी सर्जिकल और नॉन मिलिट्री बोला गया था। दूसरा, हमारा भारत हमेशा इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करता है। इंडिया ने अपने एक्शंस को सेल्फ डिफेंस के अंदर जस्टिफाई किया है। इंडिया वॉर के दौरान इंटरनेशनल फोरम से क्लियर कम्युनिकेशन रखता है। इंडियन ऑफिशियल्स ने पब्लिक स्टेटमेंट्स में भी बोला है कि हमारी इंटेंशन सिर्फ फ्यूचर अटैक्स को रोकने की थी और ये सब मिलिट्री एक्शन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के एथिकल स्टैंडर्ड्स को दर्शाता है। तीसरा, 2016 और 2019 के रिटेलिएटरी अटैक्स में भी इंडिया ने इशू को फुल ऑन वॉर तक एस्केलेट नहीं किया और स्ट्राइक्स भी लिमिटेड टाइम के लिए की थी। क्लियर ऑर्डर्स थे कि सनराइज से पहले वापस आना है। ये स्ट्राइक्स बेसिकली सिग्नल देने के लिए थी कि इंडिया सीरियस है, ताकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का कॉस्ट बढ़ जाए। एथिकली भी ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटरेंस रिस्टोर करते हुए अननेसेसरी हार्म अवॉइड किया गया। चौथा, इंडियन लीडर्स ने हमेशा इन एक्शंस को मॉरली जस्टिफाइड बताया और इंटरनेशनली भी कोई मेजर बैकलैश नहीं आया। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। चौथा सवाल है कि क्या सच में भारत ने स्ट्रैटेजी और हाईली प्रिसिजन अटैक्स के नाम पर पाकिस्तान के सिविलियंस को मारा है? देखो, अब तक अवेलेबल एविडेंस के हिसाब से इसका जवाब है नहीं। मिलिट्री ऑफिशियल्स ने बार बार ये क्लैरिफाई किया है कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवादियों के ट्रेनिंग और ऑपरेशनल सेंटर्स को डिस्ट्रॉय करना था। खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने ये क्लेम किया कि इंडियन अटैक में 26 से 31 सिविलियंस मारे गए हैं, जबकि इंडिया ने इन एलिगेशंस को रिजेक्ट किया है। साथ ही पाकिस्तान के पास सिविलियन कैजुअलिटीज होने का कोई क्रेडिबल प्रूफ नहीं है और ना ही अभी तक कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हुई है। इसलिए सोर्सेस के हिसाब से जो भी सिविलियन डेथ्स हुई हैं वो मोस्टली पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर रिटेलिएटरी शेलिंग के दौरान ही हुई हैं। इस जवाब को और अच्छे से समझने के लिए पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इंडिया ने आज तक कभी भी किसी भी कंट्री पर पहला अटैक नहीं किया है। टेररिज्म अटैक हो या कोई और एग्रेशन, इंडिया हमेशा खुद को डिफेंड करने के लिए ही रिस्पॉन्ड करता है। इंडिया हमेशा पीस की बात करता है। रशिया यूक्रेन वॉर हो या गाजा इजराइल का इशू, इंडिया ने डायलॉग और डिप्लोमेसी को ही प्रमोट किया है। 1955 में इंडिया ने USSR और ऑस्ट्रिया के बीच मीडिएशन करा के सोवियत ट्रूप्स को ऑस्ट्रिया से विड्रॉ करवाया था। इसके अलावा इंडिया UN इंटरनेशनल पीसकीपिंग मिशंस में भी मेजर कंट्रीब्यूटर है। इंडिया ने कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं किया। We condemn all forms of terrorism. लेकिन पाकिस्तान की तो आर्मी, गवर्नमेंट और ISI तक आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades. इसलिए इंडिया के रिटेलिएशन को एक्ट ऑफ वॉर कहना इलॉजिकल है। इंडिया का इतिहास पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कराने का रहा है। गांधी जी के सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट मार्च और क्विट इंडिया मूवमेंट ने पूरी दुनिया को सिखाया है कि बड़े से बड़े कॉन्फ्लिक्ट को भी बिना वायलेंस के सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश में माओइस्ट इंसर्जेंसी को भी सरकार ने सिर्फ मिलिट्री एक्शन से नहीं बल्कि बैक चैनल डायलॉग से भी एड्रेस किया था। नागालैंड में भी इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ पीस डील हुई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अयोध्या डिस्प्यूट को मीडिएशन के लिए रेफर किया जाना एक हाई प्रोफाइल पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ह्यूमैनिटेरियन एड और फर्स्ट रिस्पॉन्डर असिस्टेंस में भी इंडिया एक्टिव रहता है। जैसे 2014 में मालदीव्स के वाटर क्राइसिस में सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना,
इसके अलावा 2018 में इंडिया ने सऊदी अरेबिया का 70 साल पुराना बैन खत्म कराया था, जिसके बाद इजराइल की फ्लाइट्स सऊदी एयर स्पेस यूज कर सकती थी। ये सब एग्जांपल्स दिखाते हैं कि इंडिया का असली कैरेक्टर शांति, डायलॉग और नॉन वायलेंस पर बेस्ड है। इसलिए हम लोग इंटेंशनली सिविलियंस को टारगेट करने की सोच भी नहीं सकते। अब आखिरी और पांचवा सवाल ये है कि 2014 से पहले कांग्रेस सरकार की और 2014 के बाद बीजेपी सरकार की आतंकवादी हमलों को लेकर रिटेलिएटरी स्ट्रेटजीज में क्या डिफरेंस है और तब से अब तक क्या मेजर पॉलिसी शिफ्ट हुआ है। 2014 से पहले कांग्रेस रूल में मिलिट्री पॉलिसी काफी डिफेंसिव थी, इसलिए 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद भी कोई मिलिट्री रिटेलिएशन नहीं किया गया। जबकि आर्मी और एयरफोर्स रेडी थी, पर गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। डिप्लोमेटिक चैनल्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया। भारत ने पूरी दुनिया को सबूत दिखाया कि अटैक पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए-तैयबा ने किया है। फिर इससे पहले 2006 की वाराणसी बॉम्बिंग्स में भी 3 जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसमें श्री संकटमोचन मंदिर भी शामिल था। काफी लोग मारे गए, लेकिन इस बार भी कोई स्ट्रिक्ट मिलिट्री एक्शन नहीं लिया गया। एक बार फिर सरकार ने डिप्लोमेटिक रास्ता चुना। इसी साल इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर जॉइंट एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म भी बनाया, लेकिन रिजल्ट्स 0। इससे भी पहले 2001 के इंडियन पार्लियामेंट अटैक के बाद एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन पराक्रम शुरू जरूर किया गया, जो 1971 के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री मोबिलाइजेशन था, लेकिन ऐन मौके पर सरकार ने ट्रूप्स को वापस बुला लिया। साल 2000 के रेड फोर्ट अटैक के बाद भी कांग्रेस सरकार के अंडर कोई स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन नहीं किया गया। फिर साल 1966 के लाजपत नगर ब्लास्ट के बाद भी कोई क्रॉस बॉर्डर एक्शन नहीं लिया गया और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस अटैक के लिए जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट रिस्पॉन्सिबल है, जिसके लिंक्स ISI से मिले हैं। कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान के आतंकवाद का जवाब सिर्फ डिप्लोमेटिकली दिया गया, लेकिन 2014 के बाद बीजेपी सरकार ने एक कड़ा रुख अपनाया और हर आतंकवादी हमले का जवाब मिलिट्री से दिया गया। जैसे कि 2016 में उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स किए गए। 28-29 सितंबर की रात को इंडियन आर्मी के कमांडोज ने LOC क्रॉस करके 7+ टेरर लॉन्च पैड्स को उड़ाया, जिसमें 35 से 40 आतंकवादी मारे गए। फिर 2019 में पुलवामा हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद ट्रेनिंग कैंप पर बॉम्ब गिराए। साथ ही इंडिया ने मसूद अजहर को भी ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करा दिया। इसके बाद नाम आता है 2025 के ऑपरेशन सिंदूर का, जिसकी बात वीडियो के स्टार्टिंग में भी की गई थी। ये ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम अटैक का रिटेलिएशन था। इसके अंडर 7 मई को आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 टेरर कैंप्स पर मिसाइल ड्रोन स्ट्राइक्स किए, जो इस बार आतंकवादी पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब था। आई एम वेरी श्योर कि इन 5 क्वेश्चन से और सारे फैक्ट्स जानकर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जस्टिफाइड था या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने यहाँ से ऑपरेट कर रहे टेरर ग्रुप्स पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने UN चार्टर के आर्टिकल 51 के अंडर अपना राइट टू डिफेंस यूज किया। ऑपरेशन सिंदूर जस्टिफाइड था क्योंकि इंडिया के स्ट्राइक सिर्फ टेरर कैंप्स को टारगेट करने के लिए थे, वॉर एस्केलेट करने के लिए नहीं। US, UK, फ्रांस, इजराइल, इन सब ने इंडिया के राइट टू रिटेलिएट को सपोर्ट किया। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर 100% जस्टिफाइड था। अगर आपको ऐसी थॉटफुल वीडियोस अच्छी लगती हैं तो एक लाइक या सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। धन्यवाद। जय हिंद।